दोस्तों नमस्कार। फाइनली महाराष्ट्र को एक मुख्यमंत्री मिल चुका है और 23 नवंबर को रिजल्ट आने के पश्चात अब तक जो कयास लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, फाइनली अब उसके ऊपर विराम चिन्ह लग चुका है। मुंबई के आज़ाद मैदान में ये ओथ सेरेमनी का आयोजन किया गया और देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं और इनके साथ ही साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शपथ लिए हैं। अजित पवार एनसीपी के और एकनाथ शिंदे शिवसेना के। ये जो ओथ हुआ है, ये जो शपथ हुआ है, सरकार तो बन गई, शपथ भी हो गया, लेकिन इसके बाद असली जो चीज़ है, जो असल महाराष्ट्र की राजनीति का जो दांव पेच है, वो अब शुरू होने वाला है। और जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो अब जा कर के शुरू होने वाला है। कौन सी चुनौतियां हैं, इसके लिए क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो ओथ सेरेमनी हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ है, इसको लेकर के 1-2 चीज़ यहाँ पर क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। मुंबई के अंदर माया नगरी और महाराष्ट्र जो कि देश का एक सबसे समृद्ध राज्य है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, तमाम तरीके के जो आर्थिक क्रियाविधि है उसका केंद्र है मुंबई। और उसी मुंबई में जब यह शपथ ग्रहण हो रहा था तो आपको तमाम तरह के लोग वहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, चाहे बॉलीवुड के लोग हों, सलमान शाहरुख खान से लेकर के तमाम बॉलीवुड के सितारे आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उद्योग जगत के सभी लोग मिल जाएंगे। मुकेश अंबानी भी वहाँ पर थे, अपने बेटे के साथ गए हुए थे। स्पोर्ट्स जगत के लोग भी वहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति उस समारोह के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी मित्र, नरेंद्र मोदी की छाया कह लीजिए, मिस्टर गौतम अडानी। गौतम अडानी आपको इस शपथ समारोह के दौरान कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो बॉडी लैंग्वेज था, इतने प्रचंड नंबर लेकर के आए बीजेपी के लोग वहाँ पर, जो महायुति गठबंधन है, प्रचंड बहुमत से जीत मिली है इन लोगों को। लेकिन जो शपथ समारोह के दौरान तमाम जो नेता थे बीजेपी के या इनके जो गठबंधन के जो लोग थे, इंडिया गठबंधन के जो नेता थे, उनका बॉडी लैंग्वेज अगर आप नोटिस करें, उस पर ध्यान दें, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। एक जो उत्साह होता है, एक जो उमंग होता है, जीत का उमंग और जीत का जो उत्साह होता है, वो ना तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिखाई दिया, ना अमित शाह के चेहरे पर दिखाई दिया, और ना ही बीजेपी के जो अन्य लीडर्स हैं उनके चेहरे पर दिखाई दिया। और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो मुख्य वजह है, वो महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जिस तरीके की गड़बड़ी की गई है वो हो सकता है। और उसका खुला चीज़ अब देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के लोग जो हैं बैलेट पेपर से वोटिंग करा करके, एक मॉक पोल करा करके और ईवीएम का भंडाफोड़ कर रहे हैं। तो शायद इस चीज़ का एक आत्मग्लानि भी हो सकता है नेताओं के मन में, है ना। और इसीलिए वो जो एक अंदर की जो खुशी होती है, एक इनर हैप्पीनेस जो होती है, वो उनके चेहरे तक नहीं आ पा रहा था। और जो मुस्कुराहट या जो हंसी आप देखेंगे, चाहे नरेंद्र मोदी के ऊपर, चाहे किसी भी नेता को, आपको लगेगा कि उसके अंदर एक मिलावट है, वो बनावटी हंसी हंस रहे हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी, ये भी सोचने वाली बात है। और जो सबसे मुख्य चीज़ है, जो चैलेंज की बात मैं कर रहा था, तो सरकार बनने के बाद वहाँ पर असली जो चैलेंज है वो शुरू होने वाला है। और ये जो चैलेंज है वो जो विपक्ष के लोग हैं उसको तो आप
किनारे कर दीजिए, वहाँ पर इंडिया गठबंधन के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो महायुति के जो पार्टनर्स हैं, जो एनडीए अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, उनके समक्ष जो चैलेंज है वो बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज है। और ये चैलेंज भी खास करके दो ही लोगों के बीच में है। इसमें भी आप अजीत पवार को साइड कर दीजिए। असली जो चैलेंज है वो इधर एक तरफ गुजरात लॉबी का है और दूसरी तरफ उधर एकनाथ शिंदे साहब का है। अब आप कहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस तो वहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को किस तरीके का चैलेंज? यहाँ पर इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन जो गुजरात लॉबी है, जो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज खुद देवेंद्र फडणवीस हैं। क्योंकि जो रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही थी, जो चीज़ें, उससे ये चीज़ साफ साफ पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो संघ का है, वो आरएसएस का है। नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो कि गुजरात लॉबी हैं, इनकी कभी भी ये इच्छा नहीं थी कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। दो, मेरे हिसाब से दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। नंबर 1 कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो महाराष्ट्र के नागपुर से हैं, जो कि आरएसएस का संघ का केंद्र है, मुख्यालय सेंटर है। और आरएसएस के साथ में और आरएसएस के तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे आरएसएस प्रमुख हों, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस की बहुत करीबी है। इनके रिश्ते बहुत ही मधुर हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस संघ के बेहद करीबी हैं। और कहीं ना कहीं संघ और गुजरात लॉबी के बीच में एक खींचतान है, उस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो गुजरात लॉबी है वो नहीं चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बने। दूसरा चीज़ कि आखिर क्यों नहीं चाहते थे गुजरात लॉबी के लोग कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने? आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का जो मानसिकता है या अमित शाह की जो मानसिकता है वो ये है कि बीजेपी के अंदर किसी भी लीडर का ग्रोथ नहीं हो पाए, कोई भी लीडर का कद इतना बड़ा नहीं हो पाए कि वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह की बराबरी कर सके या इनके कंपटीशन में आ सके या इनको रिप्लेस कर सके। जब कोई व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंचने वाला होता है तो फिर गुजरात लॉबी के द्वारा उसका पंख जो है, उसके जो पर हैं वो कतर दिए जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान को आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। नितिन गडकरी को आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह को आप देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका किस तरीके के रिश्ता है गुजरात लॉबी के साथ, वो भी पूरा देश जानता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसी सूची में जो अगला नाम था वो देवेंद्र फडणवीस का था। गुजरात लॉबी ये नहीं चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने इस बार, तीसरी बार महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि इससे देवेंद्र फडणवीस का जो कद है वो कहीं ना कहीं मोदी और शाह के बराबर आ सकता है और भविष्य में देवेंद्र फडणवीस मोदी और शाह को रिप्लेस कर सकते हैं, इनके कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, इनके समकक्ष आ सकते हैं। और संघ कहीं ना कहीं उसी रूप में देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए इस बार संघ ने पूरी शक्ति लगा दी थी कि महाराष्ट्र के अंदर हमारा मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ये सबसे बड़ा चुनौती है मोदी और शाह के लिए। इसके आर्थिक पहलू भी हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस की करीबी संघ के साथ है तो क्या देवेंद्र फडणवीस गुजरात लॉबी के एजेंडे पर काम कर पाएंगे? क्योंकि अडानी का जब नाम आ रहा है, आपको मुंबई के अंदर धारावी प्रोजेक्ट भी याद होगा और किस तरीके से अडानी आज भारतीय राजनीति के केंद्र में है।
एक भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो देवेंद्र फडणवीस जो काम करेंगे वो आखिर किसके इशारे पर काम करेंगे, या फिर किसकी सहूलियत के अनुसार काम करेंगे, या फिर किसको ये प्रायोरिटी देंगे, गुजरात लॉबी को या फिर आरएसएस को, ये भी नरेंद्र मोदी को चिंता है, अमित शाह को चिंता है। ये मुख्य रूप से गुजरात लॉबी के सामने ये चुनौतियां हैं कि आगे अब महाराष्ट्र की राजनीति कैसे चलने वाली है, देवेंद्र फडणवीस किसके अनुसार काम करने वाले हैं। दूसरे तरफ अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे के समक्ष भी डू और डाई का एक तरीके से उनके सामने स्थिति है। उनका जो चैलेंज है वो एक अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर के चैलेंज है। और आप देखेंगे कि जब से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तब से लेकर के और 5 दिसंबर तक इन्होंने बहुत तरीके के प्रपंच रचे, नाटक किए, ड्रामे किए, कोप भवन में चले गए, गांव चले गए, यहाँ ये वो, तबीयत खराब, फलाना ठिकाना, तमाम तरीके की चीज़ें इन्होंने की और बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश की कि मुझे मुख्यमंत्री का पद चाहिए क्योंकि मैं जनता का मुख्यमंत्री रहा हूँ और जनता फिर चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूँ। खूब कोशिश की इन्होंने, लेकिन इनकी एक भी नहीं चली और ना करते करते अंततः जो है इनको भारी मन से ही सही लेकिन डिप्टी सीएम के रूप में शपथ इनको लेना पड़ा। और इनके समक्ष जो चुनौतियां हैं वो 2 तरीके की चुनौतियां हैं। एक तो अब इनको वो शक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद तो गया। अब जो पोर्टफोलियो है गृह मंत्री का महाराष्ट्र के अंदर या वहाँ का जो और भी जो इस तरीके के पावरफुल जो मंत्रालय हैं वो भी इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी संदेह के बादल हैं। और बीजेपी का जो रवैया है मोदी जी या शाह का, उसके अनुसार तो यही लगता है कि इनको नहीं मिलने वाला है, इनको एक तरीके से साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो इनको जो भी मुंबई चूँकि कहा कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र है, तमाम कॉरपोरेट्स घराने वहाँ पर हैं, तो जो कॉरपोरेट फंडिंग मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, तमाम तरीके की जो चीज़ें इनको मिलता था, वो चीज़ अब इनको मिलने से रहा, अब इनको नहीं मिलने वाला है। तो पार्टी कैसे चलेगी, सबसे बड़ी बात, और इनको कौन वहाँ पर पूछने वाला है। और इससे भी जो बड़ी बात है कि इनकी जो पार्टी है उसके अंदर फूट हो सकती है, इनकी पार्टी को ख़त्म किया जा सकता है। जिस तरीके से एक समय में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के साथ जो किया था, वही चीज़ कल को अब एकनाथ शिंदे के साथ किया जा सकता है। और ये इनका सबसे बिगेस्ट चैलेंज है कि किस तरीके से इनको अपनी पार्टी को बचाए रखना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी आपसे ले ली गई है और कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो आपको नहीं दिया जाएगा जिससे कि आप इनके समकक्ष आ सकें। तो फिर आपके जो विधायक हैं वो कब तक आपके साथ बने रहेंगे, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इनको भी पता है कि इनके विधायकों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी भी किसी भी वक्त तोड़ सकते हैं और ये कोशिश आपको अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी है वहाँ पर 132 सीटें ला चुकी है, 132 विधायक हैं बीजेपी के पास, और महाराष्ट्र के अंदर बहुमत के लिए सिर्फ और सिर्फ 145-46 का नंबर चाहिए होता है। तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी और अगले कुछ समय में ये चीज़ देखने को भी मिल सकता है। तो ये जो चैलेंज है एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर के लिए बहुत बड़ा चुनौती लेकर के आया है कि किस तरीके से इनको अपने राजनीतिक करियर को बचाना है, किस तरीके से अपने पार्टी को बचाना है, और जो इनका अस्तित्व है महाराष्ट्र की राजनीति में उसको कैसे बचाना है, कैसे वहाँ पर लोगों को जो मराठी मानुष कहते हैं, जो शिव सैनिक कहते हैं, कैसे उनका भरोसा बनाए रखना है। ये चैलेंज आज के समय में एकनाथ शिंदे के लिए है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सरकार तो बन गई
लेकिन असली जो चीज़ें हैं महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर, जो असली खेल है वो अब होगा और एकनाथ शिंदे भी उसमें अपना दांव पेच चलने से बाज नहीं आएंगे। बहुत ही दिलचस्प देखने में होगा कि किसको क्या हासिल होता है और कौन क्या खोता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।